हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आज है चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो सकता एक वीडियो में, किंतु एक पोर्शन को यानी कि एल्गी को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। और इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं उनको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है और उन्हीं पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उन्हीं लाइन्स में से नीट में क्वेश्चन फ्रेम होने की पूरी संभावना है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। इसमें आप लोगों को मालूम है कि विटकर ने 1969 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, इस तरह से टोटल 5 किंगडम्स बनाए थे और इसमें उसने ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था। वायरस को इसमें प्लेसमेंट नहीं मिला था। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे थे आप सबको मालूम है। मोनेरा में कैसे थे बच्चों, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। फंजाई में हेट्रोट्रॉफ्स थे किंतु यूकैरियोट्स थे। एनिमल्स में इसमें भी बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स थे, यूकैरियोट्स थे किंतु जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो प्लांटी कौन है? आज का जो हमारा किंगडम है वो प्लांट है। तो प्लांट के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। कोई भी एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो यूकैरियोटिक ना हो, है ना। एंड ऑल आर मल्टीसेलुलर। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किंतु सारे के सारे प्लांट्स एज सच यदि आपको बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा दे आर ऑल यूकैरियोट्स एज वेल एज दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो साइनोबैक्टीरिया थे, पहले इनको हम बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी जब हम बोलते थे इनको ब्लू ग्रीन एल्गी, एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो एनसीईआरटी बोल रही है द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर नॉट एल्गी। ठीक है, तो ये लाइन पर अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनको बोलते थे पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, किंतु ये एल्गी है नहीं। अब रीजन आएगा कि क्यों नहीं है, यानी कि नीट का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको लिख करके बताऊं। आप किंतु साथ के साथ कॉपी पे नोट करिए कि साइनोबैक्टीरिया एल्गी क्यों नहीं है ना। उसमें ऑप्शंस दे देंगे आपको चार ऑप्शंस में क्या दे देंगे, कोई भी 4 रीजन बना सकते हैं, बट जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोट्स नहीं है ना। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक इन नेचर, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे वो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो, ऑल आर स्ट्रिक्टली यूकैरियोट्स। और साइनोबैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट्स होते हैं इसीलिए विटकर ने इनको उठा करके कहां भेज दिया, मोनेरा में भेज दिया, क्योंकि मोनेरा इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अब ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दे आर नो मोर प्लांट्स। व्हाई? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स एंड ऑल प्लांट्स दे आर स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स में आप पढ़ोगे क्या क्या, है ना। प्लांट्स में आप पढ़ोगे बेटा एक तो एल्गी को, है ना। 5 ग्रुप्स इसमें आपको पढ़ने, है ना। 5 ग्रुप्स यू हैव टू लर्न। नंबर 1 इज एल्गी, सेकंड वन इज ब्रायोफाइट्स, यानी कि फंजाई को हटा दिया गया है ना। फिर पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से आपके टोटल हो गए बेटा 5 ग्रुप्स। फंजाई इसमें नहीं है। अब आप कहेंगे जी फंजाई तो यूकैरियोट है किंतु फंजाई को यहां पे क्यों नहीं रखा। तो यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए कि प्लांट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एक तो वो स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक इन नेचर है। दूसरी खास बात क्या है कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर है ना। तो ये चीज भी नोट करनी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तीसरी जो खास बात है कि वो प्लांट्स जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, दे कैन फोटोसिंथेसाइज, दे कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी वजह से फंजाई को इनसे सेपरेट किया। विटकर ने अलग किंगडम क्यों बनाया फंजाई के लिए, प्लांट्स में क्यों नहीं रखा, क्योंकि उनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड नहीं है। जितने भी प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉफिक मोड पे काम करते हैं, अपना खाना पीना खुद बना सकते हैं। एक और खास बात क्या है कि सेल वॉल जो बनी हुई है बेटा वो बनी हुई है सेलुलोज की। फंजाई में यदि आप देखो सेल वॉल है किंतु सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, किंतु प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की। तो ये जो 4 फीचर आपको नजर आ रहे हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक एंड सेलुलोजिक सेल वॉल,
है ना, यहां मैं लिख देता हूं सेल वॉल, जिससे आपको याद रहेगा। तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ये 4 फीचर्स जो हैं ये डिफाइनिंग फीचर हैं किसके, प्लांट्स के। किसी के भी पास ये चारों फीचर नहीं है सिवाय प्लांट्स के। चलिए आइए अब बात करते हैं आगे की। तो ये 5 ग्रुप्स आपको स्टडी करने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। यानी कि जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें बाहर से नजर आने वाले, है ना, बाहर से नजर आने वाले जो बाहर के फीचर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो मेन बड़े बड़े फीचर्स हैं उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटे हैं उनको हर्ब्स बोल दिया, थोड़े से बड़े हैं तो उनको श्रब्स बोल दिया, जो बहुत बड़े हैं उनको ट्रीज बोल दिया। तो ऐसे इस तरीके से एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया। जिन पर फूल आते हैं तो वो एंजियोस्पर्मिक हो गए, जिन पर नहीं आ रहे हैं वो दूसरे तरीके के प्लांट्स हो गए, जिसमें जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं। तो जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो केवल कुछ, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। किंतु बाद में क्या हुआ, देवर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो उसमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स को, फूल को, जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। स्टेम कैसा है, लीव्स कैसी हैं, रूट्स कैसी नजर आ रही हैं, तो इस तरीके के वेजिटेटिव फीचर्स जो होते हैं केवल उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। या फिर दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बोल रही है, याद रखिएगा, पर्टिकुलरली बोल रही है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें एंड्रोशियम को भी शामिल किया गया था। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, नोट कर लीजिए कि ये वाला जो सिस्टम था इसको लीनियस ने अडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्लांट्स का लीनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ग्रॉस सुपरफिशियल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स नंबर 1, एंड नंबर 2 एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसका भी इस्तेमाल किया गया था, किंतु इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नीट में जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि लीनियस के द्वारा प्लांट का जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया, क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्टेड बाय लीनियस फॉर प्लांट्स, इसमें क्वेश्चन आपको क्या क्या बनाएंगे कि इसमें क्या चीज शामिल थी। तो उसमें ऑप्शन में दे देंगे रिप्रोडक्टिव फीचर्स, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, या फिर दे देंगे वो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, और एक चीज लास्ट में देंगे ऑल दीज। तो बच्चा क्या सोचता है, यार ऑल दीज ही सही लग रहा है, क्योंकि ग्रॉस रिप्रोडक्टिव फीचर्स तो होते ही होते हैं। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर याद थोड़ा बहुत उसको रह जाएगा दिमाग में कहीं, तो वो ये सोचेगा शायद गाइनोशियम भी होगा, मतलब इतनी चीज याद नहीं रहती, ठीक है। तो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर यहां पर नहीं था यार, ठीक है। तो याद रखना है इसमें आंसर आपको क्या लगाना है, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। या फिर दे रखा हो ऑप्शन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरे नंबर पे दे रखा है एंड्रोशियम का, तो फिर बोथ ए एंड बी आंसर जाएगा। तो याद रखना है दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था प्लांट्स का उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम। हम इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं देते, हम का मतलब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इन चीजों को मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और नीट वाले जानते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे और आप फंस जाते हो। तो कितना भी एनसीईआरटी को गौर से पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, किंतु कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी को आपको क्रिटिकली पढ़ना पड़ेगा, हर लाइन को पढ़ने के साथ ये सोचना पड़ेगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम क्या सोचते हैं, इस लाइन पे तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हर लाइन पे बन सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल कहलाता है। ऐसा सिस्टम का मतलब कौन सा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल बहुत कम, यानी कि फ्यू मॉर्फोलॉजिकल या कोई भी फीचर्स के बेसिस पर जब कोई क्लासिफिकेशन किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को जब हम शामिल नहीं करके 2 4 5 फीचर्स को ही केवल शामिल करके कोई क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब क्या कह रहे हैं कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फीचर्स को तो इस्तेमाल किया नहीं है, आपने केवल मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं कि जैसे 2 प्लांट आप ले लीजिए ए और बी, है ना, और इनको आपने केवल इस आधार पर एक दूसरे के साथ रख दिया या एक दूसरे से अलग अलग कर दिया
कि एक इसमें हर्ब है और एक इसमें ट्री है, ठीक है। हमने इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया, केवल एक फीचर को इंक्लूड किया कि एक हर्ब है और एक ट्री है, एक वुड बनाता है एक वुड नहीं बना रहा है, ठीक है। किंतु बाद में हमें पता लगा यार इनका फ्लावरिंग जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इनका एंड्रोशियम एक जैसा है, इनका गाइनोशियम लगभग एक जैसा है ना। साइज का फर्क है, केवल इस चीज का फर्क है कि एक वुड नहीं बना रहा है एक वुड बना रहा है। तो उससे क्या हुआ कि इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में हमने रख दिया, जबकि ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम से होता क्या है कि जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो केवल एक या दो कैरेक्टर के बेसिस पे किया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल यदि हम वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन करें या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं बच्चों, एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा बहुत ज्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। फ्लोरिंग फीचर्स या रिप्रोडक्टिव फीचर्स या जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फीचर्स हैं वो उतना इजीली अफेक्ट नहीं होते। आपने देखा होगा जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि दो ट्विंस हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ह्यूमन बींग्स में दो ट्विंस हैं, एक को आप एक बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में भेज दो जैसे अफ्रीका वगैरह आपने भेज दिया, और एक को आपने कोल्ड क्लाइमेट में रखा जैसे कनाडा वगैरह भेज दिया। आप देखिए 20-30 सालों में इनके स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंज हो जाएगा। अब ये एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया, बाहर से दिखने वाला फीचर हो गया, तो क्या इसके बेसिस पर हम इनको अलग अलग कर दें? तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो वेजिटेटिव फीचर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल का जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं देता, वो रिप्रोडक्टिव फीचर्स को ज्यादा वेटेज देता है, वेजिटेटिव को देता है किंतु कम देता है। तो इस तरीके का एक सिस्टम जिसमें हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, फ्यू कैरेक्टर्स की बजाय ज्यादा कैरेक्टर्स को, है ना, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को, जितने मिल जाए उतने को, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, ज्यादा उसको वेटेज दे रहे हैं। इस तरीके का सिस्टम कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्लांट्स में क्लासिफिकेशन किया गया था बेंथम हुकर के द्वारा, ये शायद आपने कभी सुना हो। हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था बेंथम हुकर ने, तो वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस चीज पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचर के द्वारा जो एफिनिटीज हैं, जो क्लोजनेस है, उनको हाईलाइट करता है। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ इस्तेमाल करें, है ना। तो इस चीज को हम लोग बच्चों देखते हैं यहां पर। एक चीज और भी है जो एनसीईआरटी बोल रही है कि नेचुरल सिस्टम में, नेचुरल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम एक्सटर्नल जो बाहर से दिखने वाले फीचर्स हैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम इंटरनल फीचर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स को भी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, एम्ब्रोलॉजिकल फीचर्स को भी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटोकेमिस्ट्री के जो फीचर्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको भी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है ना, जैसे दो सेल जो होती है उनके बीच में कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट रहता है, सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, क्लोरोफिल कौन सा वाला उनके अंदर प्रेजेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, या उनके अंदर कौन से दूसरे फाइटो हार्मोन्स हैं। इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं उनकी भी यदि हम स्टडी कर लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उन सारी इंफॉर्मेशन को यदि हम गैदर करके जब कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको बताया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, अभी बताया था बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक गजब का एग्जाम्पल है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी भी इसको बोल रही है। बाद में मत कहना कि बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा है, किंतु बता तो रखा है ना, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या आ गई? सबसे पहले आपको बताया आर्टिफिशियल, फिर बताया आपको नेचुरल, अब तीसरे नंबर पर क्या बोल रहे हैं? तीसरे नंबर पर कह रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक बार मैं फिर समराइज कर दूं, आपको कहीं कंफ्यूज ना हो। आर्टिफिशियल में आप केवल फ्यू कैरेक्टर्स को, यानी कि बहुत कम कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हो, एक या दो या तीन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हो।
नेचुरल में आप ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हो, और फाइलोजेनेटिक में आप क्या करते हो, फाइलोजेनेटिक में आप इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यहां पर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के बीच में उनको भी ध्यान में रखते हैं। तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो नेचुरल तो है ही, किंतु जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है, कौन किससे डिसेंट हुआ है, कौन किससे बना है इवोल्यूशन के सिस्टम में, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या टेक्निकली इसके लिए एक वर्ड यूज होता है फाइलोजेनी, है ना, इसीलिए इसका नाम है फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनी मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, यदि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है तो ऑब्वियस है कि हमें उनको एक पास पास ग्रुप में रखना पड़ेगा या एक ही ग्रुप में उनको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने खाया होगा बंद गोभी, है ना, और आपने फूल गोभी खाया होगा, है ना, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। यदि हम इनको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहें तो आप देखोगे मॉर्फोलॉजिकली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना, पूरी तरह से डिफरेंट है। किंतु इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या बता रही है, या उनके दूसरे जो नेचुरल फीचर्स हैं वो ये बता रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज, है ना। तो ये जो इस तरह का सिस्टम है उसे कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, ये तो सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक फर्दर वर्जन है, मतलब उसी का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। आजकल यूज किया जाता है क्योंकि आजकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। सपोज करिए कि 2 प्लांट्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, या 10 प्लांट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, या हम 1000 प्लांट्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ए प्लांट के मान लीजिए कि करीब 200 कैरेक्टर्स को नोट डाउन किया, ए प्लांट में 200 कैरेक्टर्स को हमने नोट डाउन किया, बी प्लांट में भी हमने करीब 250 कैरेक्टर्स को नोट डाउन किया, है ना। इसी तरह से सी प्लांट के अंदर भी हमने मान लीजिए 150 कैरेक्टर्स को नोट किया कि भाई इस प्लांट में ये फीचर्स है ना। ऐसा करके हमने मान लीजिए 1000 प्लांट्स के किया। अब इनका कंपैरिजन बहुत मुश्किल काम है ह्यूमन बीइंग के लिए। कैसे आप इन 1000 प्लांट्स के फीचर्स को कंपेयर करोगे, कौन किसका सिमिलर है, कौन किसका नहीं है, तो इट इज टीडियस टास्क, है ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो अपन क्या करेंगे कि इस सारे डेटा को कंप्यूटर में डाल देंगे। ए प्लांट का डाल दिया, बी का डाल दिया, सी का डाल दिया, डी का डाल दिया, इसी तरह 1000 प्लांट्स का ये सारे कैरेक्टर्स को हमने नोट डाउन डाल दिया कि भैया एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम में कितने यूनिट्स हैं, सेपल्स कैसे हैं, पेटल्स कैसे हैं, है ना, वुड बनाता है नहीं बनाता, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, सारे के सारे फीचर्स को हमने डाल दिया। और कंप्यूटर की एक सिंगल हमने एंटर जैसे ही किया तो कंप्यूटर ने उनको अरेंज कर दिया सिमिलैरिटी के बेसिस पे, है ना, कि भैया ये ए सी जेड बी ये बहुत क्लोज है ना, किंतु सी जो है, डी जो है, ये डिफरेंट है। इस तरह से मतलब एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस की एक सीरीज तैयार कर दी, और यही हमारा क्लासिफिकेशन है। तो समझ में आ गया आपको। इस तरीके के क्लासिफिकेशन को बेटा अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये आजकल यूज होने वाला वर्ड है, मतलब नाउअडेज, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर की मदद से हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये करते कैसे हैं, इसमें नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स, वो सब सारा चीज मैं आपको बता दिया, वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। तो नंबर एंड कोड्स, ये 2 वर्ड याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब बात आ रही है साइटोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? साइटो का मतलब होता है सेल, है ना, सेल से रिलेटेड टैक्सोनॉमी। तो ऐसी एक क्लासिफिकेशन की साइंस जिसमें हम केवल और केवल सेलुलर फीचर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। सेल के अंदर भी आपको मालूम है बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, इसमें डीएनए कैसा है, इसका आरएनए कैसा है ना, इसके अंदर के फीचर्स कैसे हैं, सेल कैसे मेटाबोलाइज कर रही है, कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम की शेप कैसी है। तो ये सारे के सारे फीचर जो सेल से रिलेटेड है, साइटोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है, उसको रख करके जब कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है, इट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे 2 प्लांट्स हैं या 2 सेल हैं, यदि इनके बीच, जैसे ये 4 हैं फॉर एग्जांपल, ए बी सी और डी, तो इन प्लांट्स में हम ये देखेंगे कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, इसके अंदर कौन से, इसके अंदर कौन से, इसके अंदर कौन से। हमें पता लगा कि ए और डी जो है, इनके जो फाइटोकेमिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज,
यदि टोटल 100 तरीके के केमिकल्स को हमने स्टडी किया तो हमने पाया ए और डी में 92% सिमिलैरिटी है एज फॉर एज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज कंसर्न, किंतु ए और सी में केवल 35% मैचिंग आ रही है और ए और बी में 65% मैचिंग आ रही है। तो हमें एक सीरीज मिल गई, ए एंड डी दे आर वेरी क्लोज, है ना, बट ए जो है वो बी से काफी डिफरेंट है, तो उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, ए और डी को अपन एक ही ग्रुप में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में जितना डेटा आपको मिल जाए, जहां जहां से मिल जाए, वो सब आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। तो आई थिंक इस चैप्टर की शुरुआत में, हालांकि ये प्लांट से रिलेटेड है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स दे रखी हैं ये भी आपकी समझ में आ गई हैं। अब मैं इस वीडियो में एल्गी के बारे में आपको बताना चाह रहा था, किंतु मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एल्गी के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को तो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करूंगा और उसमें फिर हम लोग एल्गी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और इसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन वीडियोस को जब आप देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ने का नजरिया भी बदलेगा, एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे और 100% नीट में आपका सिलेक्शन होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट।